नमस्कार दोस्तों, फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 खत्म हो चुका है। यहां पर पेपर आ चुके हैं और स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है कंप्लीट सॉल्यूशंस। पहले पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इकोनॉमी वाला पार्ट। टोटल इकोनॉमी के करीब आप कह सकते हो 15 क्वेश्चंस आए थे एंड मेरे हिसाब से जितना मैंने एनालिसिस किया है काफी कोई बहुत टफ आप नहीं कह सकते हो, इजी था, इजी टू मीडियम आप कह सकते हैं इस पूरे पेपर को, लेकिन ओनली फॉर दोज जिनका बेसिक क्लियर है। इकोनॉमिक्स में बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। सेम यही चीज मैंने 2020 में भी देखा था, 2021 में भी यहां पर जो बेसिक्स क्लियर है वो काफी अच्छे से इकोनॉमी वाला पार्ट पूरा करके आ सकता है और 15 क्वेश्चन काफी आसान से आप कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं सेट सी की, तो ये सेट सी है और यहां पर 81 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर बात कहा जा रहा है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग, कि मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी के अंदर किस चीज की वजह से यहां पर इंक्रीज होता रहता है ये बता रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। देखो अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताऊं कि आरबीआई ने 100 रुपीज का नोट यहां पर नया निकाला है, मतलब प्रिंट किया है। अब ये 100 रुपए क्या होता है कि आरबीआई से होकर बैंकों में पहुंचता है। अब आपको पता होगा वही 100 रुपए की कीमत धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते होते 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए ये होती जाती है। इसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट में दे देते हैं। अब मान लो बैंक ने किसी पर्सन ए को क्रेडिट पर दिया तो पर्सन ए के पास वो पैसा आ गया, फिर पर्सन ए क्या करेगा, उसी पैसे से यहां पर पर्सन बी को दे देगा कुछ परचेज करके, फिर बी क्या करेगा, उसको बैंक में डाल देगा, फिर उसी पैसे को बैंक फिर किसी और को यहां पर लेंड कर देगा। तो वही मनी क्या हो रहा है, बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। इसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो यहां पर 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि पर्सन बी वापस से बैंक गया और उसने डिपॉजिट कर दिया। अगर वो डिपॉजिट नहीं करता तो कहीं ना कहीं जो मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। इसी की वजह से जब बैंकिंग हैबिट ज्यादा होती है, बार बार लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, तो उसकी वजह से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर पूछ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस राइज, तो यहां पर प्राइस राइज किसकी वजह से, डिमांड की वजह से। डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है वो कौन कौन से कारणों की वजह से हो सकता है, मतलब कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन कौन से चीज से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो अगर आप इसको देखोगे, जैसे लिखा है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिस्कल स्टिमुलस, तो इसको आपको एनालिसिस करना है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1, 2, 4। देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, मतलब कि सरकार यहां पर ज्यादा खर्च कर रही है। जो मॉनेटरी पॉलिसी आपने सुना होगा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, राइट, आरबीआई अपनाती है ना एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब है कि आरबीआई ज्यादा लिक्विडिटी दे रही है। अभी पैंडेमिक के दौरान आपने देखा काफी सारा लिक्विडिटी डाला गया था मार्केट के अंदर, तो उसी को एक्सपेंशनरी कहते हैं। तो जो पैसा मार्केट में आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा फिस्कल स्टिमुलस, आपने देखा होगा सरकार बहुत सारा पैसा दे रही थी, हेल्थ केयर में लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा था, तो ये क्या है, फिस्कल स्टिमुलस, ज्यादा पैसा यहां पर दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखो तीसरा यहां पर से नहीं है, इंडेक्स की बात हो रही है, लेकिन चौथा करेक्ट हो जाएगा, हायर परचेजिंग पावर। आपके पास अगर परचेजिंग पावर ज्यादा आ गई, इनकम बढ़ गई, तो यहां पर आप ज्यादा डिमांड करोगे, डिमांड ज्यादा करोगे तो इन्फ्लेशन होगा। तो 1, 2, 4। अब पांचवा ये गलत हो जाएगा। देखो इंटरेस्ट रेट राइज होने से डिमांड तो घटेगा ना, इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है तो क्या आप बोरो करोगे बैंक से, नहीं करोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। इनफैक्ट अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप पांचवा वाला हटा दो, अगर आप पांचवा देखो तो बाकी तीनों में 5 था, ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर ए बचता है 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। देखो ये मैंने पूरा अच्छे से कवर किया था। इनफैक्ट जितने भी अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चन देखोगे, मैंने हर एक क्वेश्चन को लगभग आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा। यहां पर भी मैंने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके लिए सरकार ने क्या किया था, उनको ज्यादा बोरो करना था, इसलिए आरबीआई ने क्या किया बेसिकली कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, रिटेल कौन, मैं और आप, ज्यादातर क्या होता था कि जो भी बॉन्ड निकाले जाते थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
वो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, वही लोग वो बॉन्ड खरीदते थे। लेकिन यहां पर फाइनली आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बॉन्ड अब वो भी खरीद सकते हैं डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में। तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो यहां पर है कि डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद सकते हो। मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियोस बनाया था इसके ऊपर और क्लियरली बोला था कि आरबीआई ने कहा है कि एक गिल्ट अकाउंट खोलना पड़ेगा, GILT। गिल्ट अकाउंट किसके साथ? डायरेक्टली आरबीआई के साथ। जी हां, किसी बैंक के साथ नहीं। गिल्ट अकाउंट डायरेक्टली आप आरबीआई के साथ ऑनलाइन ओपन कर सकते हो और उस अकाउंट से आप जो है ये जो बॉन्ड्स हैं उसको जो है परचेस कर सकते हैं। तो पहला वाला इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। डीमैट अकाउंट के माध्यम से यूजुअली क्या होता है कि आप शेयर वगैरह मार्केट में आपने देखा होगा, वहां पर आप निवेश करते हो। तो पहला यहां पर गलत है, तो पहला गलत हो गया। उसके बाद 2 और 3 बचा, तो यहां पर राइट आंसर है 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेडिंग वगैरह होगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। इसके अलावा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ध्यान रखना। तो दूसरा करेक्ट है, तीसरा ऑटोमेटिकली यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, CDSL के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर आपका शेयर्स वगैरह जो सिक्योरिटीज हैं उसको रखा जाता है सेफ तरीके से। तो ये ज्वाइंटली प्रमोट किया जाता है बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे इससे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट वगैरह। अक्सर लोग पूछते थे सर इतना क्यों बना रहे हो, देख लो इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है वाटर क्रेडिट के बारे में। अब ये काफी लोगों को कंफ्यूजन लग सकता है क्योंकि सडनली इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो वाटर क्रेडिट जो है ये क्या है, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके तहत क्या किया जाएगा कि जो वाटर और सैनिटेशन सेक्टर है, मतलब स्वच्छता रखना, वाटर प्रोवाइड करना, गरीब लोगों तक पहुंचाना, इसका ये इनिशिएटिव है। इसके लिए जो माइक्रो फाइनेंस होता है, फाइनेंस वगैरह जैसे टूल्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो यहां पर जो ऑप्शन सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3। दूसरा गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है कि इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। ऐसा नहीं है, इनके द्वारा नहीं किया गया। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहां पर ऑप्शन नंबर C जो है 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका एम देख सकते हो आप कि जो पुअर पीपल हैं वो अपने वाटर नीड्स को पूरा कर सकें, इसके लिए लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन, देखो सिंपल है लेकिन लॉजिकल वे में आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, अदरवाइज ज्यादातर लोग गलत भी कर सकते हैं। यहां पर पूछ रहा है कि जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 9th-10th क्लास से इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है, इन 3 ऑप्शन में से आपको देखकर बताना है। देखो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज। आरबीआई कभी यहां पर डायरेक्टली लोन देती है इंडस्ट्रीज को? नहीं देती है, ये गलत है। जो दूसरा है ना वो सही हो जाएगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स अगर पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं तो अल्टीमेटली किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। आपने रिसेंटली देखा आरबीआई ने कितना रुपए दिया है बैंकों को। तो यहां पर सेकंड वाला ही करेक्ट है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि थर्ड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में थर्ड गलत है। यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ होता है बैंकों के लिए। जो तीसरा वाला है ना, ये भी आप एक तरह का फंक्शन कह सकते हो आरबीआई का, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये गलत हो जाएगा। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस, ठीक है गवर्नमेंट को फाइनेंस कर सकती है आरबीआई, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली जैसा मैंने बताया आपको लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के बारे में बोल रहा है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। ध्यान रखिएगा मैं सेट सी की बात कर रहा हूं। 91 में यहां पर पूछा है आरबीआई के अंदर जो गवर्नर होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। देखो बहुत ही सिंपल है, ये आपके तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहला गवर्नर जो है आरबीआई के वो कौन अपॉइंट करता है? आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ही तो करती है। अब जितने भी हैं, चाहे रघुराम राजन जी अपॉइंट हुए, उर्जित पटेल हुए, सभी को यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया। दूसरा, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन। अब ये मुद्दा भी रहा था, मैंने बोला भी था अपने वीडियोस में पहले कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है आरबीआई एक्ट के तहत, जो कि आरबीआई को निर्देश दे सकती है। अगर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानती है तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश दे दे आरबीआई को, आप ऐसा करिए हमारे अकॉर्डिंग। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा यहां पर ऑब्वियस ही बात है, आरबीआई के पास पावर कहां से आती है? आरबीआई एक्ट से। कब आया था आरबीआई एक्ट? 1934 में। तो तीसरा भी करेक्ट है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। देखो यहां पर कैजुअल वर्कर के बारे में पूछ रहा है। अब आपको सिंपल पता होना चाहिए कैजुअल वर्कर होते कौन है। कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, उनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पहला गलत हो जाएगा। कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? अरे भाई कैजुअल वर्कर वो हैं जो टेम्परेरी बेसिस पर जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। तो क्या आपको लगता है उनको पूरी सुविधा,
पूरा यहाँ पर आपको फैसिलिटीज मिलेगा, नहीं मिलता है उनको। तो जो पहला स्टेटमेंट है ना कि ऑल कैजुअल वर्कर्स, अब इस तरह के जो वर्ड आ जाते हैं कि सभी लोगों को ईपीएफ का कवरेज मिलता है, ऐसा गलत है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है एम्प्लॉय, आज इस इंडस्ट्री में है, कल कहीं और जाकर काम करेगा, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो ईपीएफ वो सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है, पहला गलत हो गया। ऑटोमेटिकली जो सेकंड और थर्ड है ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स। अब ये तो बात सही है ना, यहां पर वर्किंग आवर्स रेगुलर तरीके से होना चाहिए, ओवर टाइम अगर वो करता है तो पेमेंट मिलना चाहिए, ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज है, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तीसरा, द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, उसके पास सारी पावर है, वो कोई भी नोटिफिकेशन जारी कर देगी और कह देगी कि आपको यहां पर जो पैसा है, जो वेजेस है, उसको बैंक अकाउंट में ही डालना है। अगर मान लो कोई डायरेक्टली कैश दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कह देगी कि नहीं आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डालो, ताकि रिकॉर्ड रहे ना। कई बार इसमें परेशानी होती है कि कैश बोल दिया जाता है कि हमने दिया, लेकिन एक्चुअल में दिया नहीं जाता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रैक करने के लिए बोल सकती है कि यहां पर आप इसको बैंक अकाउंट में डालो। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। देखो अगेन काफी आसान है और स्पेशली ये पैंडेमिक से ही रिलेटेड है। यहां लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स, कौन सा स्टेप लिया जाएगा मोस्ट लाइकली एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। आपने देखा रिसेशन आ गया था, 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव में गए थे, रिसेशन में थे हम लोग। तो रिसेशन के समय सबसे बेस्ट स्टेप क्या लिया जा सकता है? यहां पर बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। आपको पता है रिसेंटली आपने देखा होगा कि जितने भी सरकारी खर्चे थे उसको सरकार ने बढ़ाया था और फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा चला गया था। क्योंकि होता क्या है रिसेशन में, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं बढ़ रहा है, जो कंजम्पशन है वो बढ़ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट यहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। बाकी ये जितना भी लिखा है ना, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये गलत हो गया। इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स बढ़ा दोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। कट इन टैक्सेस रेट अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन, अब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो यहां पर भी प्रॉब्लम है, कोई बोरो नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। मतलब कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं तो यहां पर कौन से कंडीशन में जो डिमांड है गुड का वो इंक्रीज हो सकता है। कि कोई भी गुड ले लो, चेयर ले लो, टेबल, कोई भी, अगर मान लो कार ले लो एक तरह से, तो कार का डिमांड कब इंक्रीज हो सकता है? मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। तो 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, तो पहला और चौथा यही आपका करेक्ट होगा। कैसे? अब मान लो कार का अगर सब्स्टिट्यूट क्या है, मान लो बाइक मान लो, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि सपोज बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। यहां पे लिखा है ना पहला ऑप्शन, प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, मतलब कार का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ? बाइक हुआ। अगर बाइक का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो लोग सोचेंगे मैं बाइक क्यों लूं, इससे अच्छा है तो मैं कार ही ले लूं। तो कार का डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पर कार का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा लिखा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज। अब कार का कॉम्प्लीमेंट गुड कौन सा होगा? वो होता है आपका पेट्रोल, पेट्रोल डीजल। मतलब कार कैसे चलेगी? उसी की तरह से चलेगी, पेट्रोल डीजल से। अब बोल रहा है कि पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो क्या कोई कार लेगा? लोग सोचेंगे ना कि अभी रुक जाओ, पेट्रोल डीजल का प्राइस ज्यादा है, तो कार की डिमांड घट जाएगी। तो दूसरा गलत हो जाता है। तीसरा लिखा है द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो इनकम इंक्रीज होने से इंफीरियर गुड क्या होता है? खराब गुड होता है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, तो इसका डिमांड घट जाता है इंफीरियर गुड के केस में। तीसरा सही है, ऑब्वियस ही बात है, कार का प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो पहला और चौथा यहां पर लॉजिकली करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड एंड उसमें बताया भी था, मैं आपको फिर से बताता हूं। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? देखो पहला वाला जो है ना, उसको ध्यान से करना, ये गलत हो जाएगा। पहला लिखा है दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो किसके द्वारा रन की जाते हैं? यहां पर डुअल रेगुलेशन होता है, एक होता है आरबीआई का, दूसरा होता है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। तो यहां पर लिखा है ना जो लोकल बोर्ड्स वगैरह करते हैं, ये गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज हैं स्टेट के अंदर, उनके द्वारा प्लस आरबीआई, ये उसको चलाते हैं। तो पहला गलत, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, जाहिर सी बात है बैंक्स हैं वो भी शेयर्स इशू कर सकते हैं। तीसरा दे वेर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट। तो यहां पर क्या हुआ था? पहले ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आते थे, बाद में अमेंडमेंट किया गया, तो यहां पर तीसरा आपका जो है सही हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है। 96 में आपको यहां पर बताना है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने देखा मैंने एटलीस्ट 3-4 वीडियोस बनाए हैं बॉन्ड से रिलेटेड और उसमें बार बार बॉन्ड यील्ड क्या होता है, किससे क्या इंपैक्ट आ सकता है, हर एक पहलू को कवर किया था। तो यहां पर यही बोल रहा है कि बॉन्ड यील्ड जो है गवर्नमेंट का,
अब आपको पता होगा बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, मैंने आपको बार बार बोला है कि तो इसका जो बॉन्ड का यील्ड है, मतलब जो उस पर आपको इनकम होगी, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो कम हो जाता है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, बॉन्ड का प्राइस अगर घटेगा तो बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वहाँ की जो पॉलिसी है, रिसेंटली हुआ था, फेडरल रिजर्व किस तरह का एक्शन लेता है, उसका इंपैक्ट बॉन्ड यील्ड पर दिखेगा। जाहिर सी बात है, एक्शंस आरबीआई अगर यहां पर कोई एक्शन लेगी तो उसका भी एक्शन दिखेगा। अगर इन्फ्लेशन रेट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, अगर मान लो जो उधार लेते हैं ना बैंकों से, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड यील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह का इंपैक्ट होता है। सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। तो यहां पर 96 में तीनों ही आपके यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। 97 पर आते हैं। देखो यहां पर 4 दिए गए हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजें दी गई हैं। आपको बताना है कि ये कौन कौन सी चीजें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, आई थिंक यहां पर शायद गलत हो गया है, आई थिंक ये 1 एंड 4 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखो पहला जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, यहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये गलत हो जाएगा। ये एफआईआईज की बात कर रहे हैं हम यहां पर, राइट। और बेसिकली यहां पर एफडीआई अलग हो जाएगा और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अलग हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आई थिंक 1 और 4 होना चाहिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स है, कई बार ये वाले भी जो डिपॉजिट्स आते हैं उसको यहां पर एफडीआई में काउंट किया जा सकता है, ऐसा आरबीआई का गाइडलाइंस है। तो यहां पर फर्स्ट एंड फोर्थ होना चाहिए, इसको हटा देना एक बार और देखते हैं कैसा होता है। इसको मैं वापस एक बार अपडेट करूंगा आपको, लेकिन 1 एंड 4 मेरे ख्याल से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। आपको डीवैल्यूएशन पता ही है, आई एम श्योर, कई बार मैंने डिस्कस किया, दैट इज $1 अगर इस समय चल रहा है 60 रुपीज, ठीक है। डीवैल्यूएशन का मतलब हुआ कि $1 अब हो जाएगा 75, मतलब भारत की करेंसी डीवैल्यू हो रही है, यहां पर कम हो रही है डॉलर के मुकाबले। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट है, मतलब ये कह रहा है कि अगर डीवैल्यू होता है करेंसी, उस केस में यहां पर कौन कौन सी चीजें डेफिनेटली होंगी, ये पूछ रहा है, डेफिनेटली होंगी, ठीक है। हो सकता है, नहीं हो सकता, वो उसको आपको ऑप्शन को हटा देना है, यहां पर उसी ऑप्शन को चुनना है जो कि होना ही होना है। तो देखो जो पहला ऑप्शन है ना, सिर्फ वही करेक्ट होगा। इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, ये होना ही होना है। अगर पहले मान लो कोई $1 किसी के पास था यूएस के अंदर, ठीक है, तो पहले वो भारत के अंदर शॉपिंग करता था तो उसको 60 रुपीज का ही शॉपिंग कर सकता था। अभी यहां पर $1 इक्वल्स टू 75 हो गया है। मतलब क्या हुआ कि यूएस में बैठा जो खरीदार है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा कि ना, कि वो भारत से ही नहीं खरीदे, क्योंकि अब उसको 75 रुपीज का आइटम्स वो खरीद सकता है भारत के अंदर। तो पहला तो होना ही होना है, मतलब ये कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देगा बाकी कंट्रीज के मुकाबले। दूसरा तीसरा देखो यहां पर हो सकता है, लेकिन नेसेसरीली नहीं होगा। क्यों? इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जरूरी थोड़ी यहां पर फॉरेन वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाएगी, यहां पर हम डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। तीसरा बोल रहा है इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। अब ट्रेड बैलेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका एक्सपोर्ट बढ़े, जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा। तो यहां पर दूसरा तीसरा करेक्ट गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर बोल रहा है कि जो ब्लैक मनी इंक्रीज हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा वरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन, यहां पर पूरे देश पब्लिक के लिए क्या है वो आपका व्यू नहीं जानना चाह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात क्या है जब ब्लैक मनी इंक्रीज होता है। तो आप खुद सोचो, गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा तभी वो खर्च कर सकेगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यहां पर लिखा है जैसे कि अगर सपोज किसी की इनकम है 1 करोड़ रुपए, तो वो क्या करता है 50 लाख रुपए ही दिखाता है और कहता है कि मेरी इनकम 50 लाख हुई है, बाकी 50 लाख पर वो टैक्स पे नहीं करता है। तो 50 लाख पर क्या वो ब्लैक मनी हो गया, मतलब उसने टैक्स नहीं पे किया, मतलब मतलब गवर्नमेंट जो है उसको लॉस हो गया, यहां पर टैक्स नहीं मिला। तो ये सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है गवर्नमेंट। बाकी भी कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा है बेस्ट, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। यहां पर इकोनॉमी का आखिरी क्वेश्चन, यहां पर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी यहां पर कौन सा होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन 4 चीजों में जब कौन सा एक्शन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही बात है। देखो पब्लिक डेट रीपेमेंट अगर आप कर रहे हो, सरकार यहां पर पब्लिक डेट दे रही है, पैसा दे रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरा देखो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक से सरकार ले रही है, लेकिन ये तीनों जितने भी आंसर है ना, यहां पर बैंक से सरकार ने ले लिया, ये सब कुछ ऑलरेडी पैसा मौजूद था।
चौथे वाले में क्या हो रहा है, सरकार नया पैसा बना रही है। अब नया पैसा बनाएगी तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इकोनॉमी के क्वेश्चन। आगे चलकर आपको धीरे धीरे स्टडी आईक्यू पर जितने भी सेक्शंस हैं, ध्यान रखिएगा हम सिर्फ सेट सी कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से आपको चलना है। बाकी आपको पता है स्टडी आईक्यू पर यूपीएससी से रिलेटेड या फिर बाकी एग्जाम से भी रिलेटेड सभी कुछ हमारे पास है बहुत ही कम दाम पर, आप उसको अवेल कर सकते हो। मिलता हूं जल्दी, थैंक यू सो मच।